हेलो साथियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस का तूफान में आप सभी साथियों का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप जहाँ भी हों अच्छे हों। तो आइए आज आपके लिए साइंस का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, जिसमें हम साइंस में आकर पढ़ेंगे ध्वन। ध्वन एक साइंस के दो ही चैप्टर मेन है, एक है ध्वन एक है लाइट। तो दोनों को पढ़ेंगे। आज ध्वन को पढ़ेंगे, कल आपकी अगली वीडियो में आएगी लाइट की। अगर आप सिर्फ दो ही चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं जिस भी वनडे एग्जाम में आओगे, सबसे महत्वपूर्ण दो टॉपिक लाइट एवं ध्वन। अगर साइंस के ये दो क्वेश्चन आप दो टॉपिक अगर आप लोगों ने पढ़ लिए, दो चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, तो साइंस के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा ध्वन और लाइट को। इसी में से सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन निकलते हैं इसी दोनों टॉपिक से निकलते हैं, और इन्हीं दोनों टॉपिक से आपसे हर वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इन दोनों टॉपिक को अगर आपने इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को कर लिए तो निश्चित आप जो साइंस के एक दो नंबर आते हैं, एक दो क्वेश्चन आते हैं या कभी कभी 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आप निश्चित कर पाओगे। तो आइए साइंस के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, ध्वन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से आप लोगों को दिख रहा होगा, क्वेश्चन आप लोगों को भी दिख रहा होगा, ऑप्शन भी आप लोगों को, पहला ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों दिख रहे होंगे। ध्वन तरंगों की प्रकृति होती है, किस तरीके से होती है? 4 ऑप्शन, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, चारों ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है। इसमें आपको आंसर बताना है कि ध्वन तरंगे कैसी होती हैं। तो जो होती हैं इस ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है, इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाते हैं ऑप्शन बी, अनुदैर्ध्य, बी ऑप्शन हो जाता है। और ऐसे क्वेश्चन आपके हर वनडे एग्जाम में मिलते हैं। बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन साइंस मैक्सिमम बच्चों का कम होता है, क्योंकि क्वेश्चन कम आते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए लोग ज़्यादा पोर्शन साइंस का कवर नहीं करते हैं। और एक एक नंबर की लड़ाई हर पेपर में अब होने लगी है। तो इसलिए ध्वन और लाइट को बिल्कुल आराम से आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित में से वह कौन सा कथन ध्वन तरंगों के लिए सत्य है? इसमें आपके 4 जो ऑप्शन है, तो एक क्वेश्चन से आपको 4 आंसर मिलने वाले हैं। ध्वन तरंगों के लिए सत्य क्या है ये आपको बताना है। इसको ध्रुवित किया जा सकता है, आपका वो गलत है। ये निर्वात में चल सकती है, गलत है। जो आपको ध्वन तरंगों के लिए सत्य है, 0 सेल्सियस पर इसकी चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। एकदम सही आंसर ऑप्शन सी। आगे आते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4 पर देखते हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है आपका। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 3, अवसर्ब तरंगों की आवृत्ति होती है। अवसर्ब तरंगों की आवृत्ति क्या होती है ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चनों में से एक है। 20 हर्ट्ज से कम होती है, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है ध्वनि के चैप्टर से, कि अवसर्ब तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है, तो 20 हर्ट्ज से कम होती है। आगे आते हैं, प्रसव तरंगे वे ध्वन तरंगे हैं जिसकी आवृत्ति कितनी होती है। यहाँ अवसर्ब की जो 20 हर्ट्ज से कम है, यहाँ प्रसव तरंगे की बात कर रहा है, और इसकी ध्वन तरंगे कितनी आवृत्ति की होती है आपको बताना है इसमें, और ये हो जाता है 20 हर्ट्ज से अधिक। मनुष्य कौन सी तरंगे सुनता है? 20 हर्ट्ज से कम की तरंगे मनुष्य सुनता है, और 20 हर्ट्ज से ज़्यादा की तरंगे चमगादड़ वगैरह जानवर सुनते हैं। आगे आ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रसव तरंगे मनुष्य द्वारा क्या किया जा सकता है? सुनी जा सकती है, नहीं सुनी जा सकती है, या कभी कभी सुनी जा सकती है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रसव तरंगे आपको बताना है। तो आपके मैंने अभी अभी बताया कि जो 20 से और 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, अब अवसर्ब तरंगे यही मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती है। और मैंने ये भी बताया कि जो प्रसव तरंगे जो 20,000 हर्ट्ज से अधिक हैं, वो मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती है। इसे सुनने पर आदमी बहरा हो सकता है। ये चमगादड़ वगैरह ये सब सारी ये ध्वनियाँ उनको सुनाई देती हैं। तो जो आपके क्वेश्चन वही पूछ लिया है अगला, कि प्रसव तरंगे मनुष्य द्वारा
तो क्या हो जाएगा, अगर वो सुनेंगे अधिक है तो बहरे हो जाएंगे, तो नहीं सुनी जा सकती है। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये आपको एक क्वेश्चन ये निकल कर आया कि जो प्रसव तरंगे हैं वो किसके द्वारा सुनी जा सकती है, मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती हैं, और जो अवसव तरंगे हैं वो मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यही क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सी ध्वनियाँ मनुष्य सुन सकता है, कितने हर्ट्ज से कहाँ तक मनुष्य के द्वारा चीज़ें सुनाई देती हैं। यही दो बेसिक 4-5 क्वेश्चन हैं, वो आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं पेपरों में। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिख रहा है कि प्रसव तरंगों का सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था। तो आपको बताना है कि किसके द्वारा ये उत्पन्न किया गया था प्रसव तरंगे, न्यूटन ने या फिर हर्टज ने, फेराडे, जो भी आपके ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें आपको आंसर बताने हैं। और जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन बी, गल्टन ने इसको उत्पन्न किया था, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7, शिकार प्रवृत्तियों का बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं। धुन का अपवर्तन करते हैं, ये भी जो भी या प्रतिध्वनि के निर्धारण करते हैं या धुन का परिकलन करते हैं। आपके जो ऑप्शन है इसमें आपके जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो आपको बताना है कि जो ये पक्षियाँ होती हैं, चमगादड़ हो गई या फिर डॉल्फिन हो गई, ये कैसे ही किस घटना की जो प्रयोग करते हैं वही आपको बताना है। और इसके जो सही ऑप्शन हो जाते हैं वो हो जाते हैं ऑप्शन डी, प्रतिध्वनि का निर्धारण करते हैं। और ये क्वेश्चन आपके एसएससी 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एसएससी ज़्यादा पूछता है, ग्रुप डी का जब भी पेपर होगा रेलवे का, तो रेलवे में सबसे ज़्यादा साइंस पूछी जाती है। तो साइंस रेलवे के लिए तो बहुत अच्छी क्लास ही आपके लिए है। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से दूर भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। आप लोग बताएंगे इसमें 4 ऑप्शन में आपके कौन से ऑप्शन सही होंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अल्ट्रासोनिक तरंग, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर, ध्वनि की तरत्व किस पर निर्भर करता है। आवृत्ति, तीव्रता, आयाम, वेग किस पर निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन एसएससी पूछ चुका है। और ये किस पर निर्भर करता है ये आपको भी जानना जरूरी है। तो किस पर निर्भर करता है, आवृत्ति पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, विमानों के आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है। विमान आप लोग देखते होंगे, उसकी जो सफाई होती है वो किसके द्वारा उपयोग किया जाता है। तो फटाफट से बता दीजिए। एक आया था, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्रेनों को अभी कुछ देर पहले की जो न्यूज़ थी, लखनऊ की ट्रेनों को जब कोरोना काल लगा तो उसमें सैनिटाइजर से तरंगे भेजकर उसे सैनिटाइज किया था, कि तरंगों से सैनिटाइजर किया जाता था। तो ऐसे बहुत सारे मशीनें हमारे पास में बन गई हैं कि जिससे अब हम लोग सफाई के लिए, सफाई जो आपका यहाँ दिख रहा है, सफाई में किसका उपयोग किया था, तो सफाई में भी तरंगे का प्रयोग किया जाने लगा है। तो किस तरंगे का प्रयोग किया जाता है विमानों के आंतरिक भागों की सफाई के लिए, ये आपके क्वेश्चन है। और इसके जो आंसर हो जाएंगे वो हो जाएंगे प्रसव तरंगे। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। विमानों के जो आंतरिक भागों की सफाई में उपयोग किया जाता है वो किया जाता है प्रसव तरंग। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर, किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होनी चाहिए। तो वयस्क व्यक्ति के लिए कितनी होनी चाहिए जिससे वो आसानी से चीज़ें सुन सके। तो जो आपके इसमें जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें आपको अपना आंसर बताना है और इसके अनुसार हो जाता है ऑप्शन सी। ये तो वही है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मनुष्य सुन सकता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट
हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लो, यही क्वेश्चन आपके बार बार पेपर में पूछा जाता है। ये भी अभी अभी पूछा गया है आरआरबी 2019 में। मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन आपके रेलवे एसएससी दोनों पूछता है। देखिए ये अभी एसएससी पूछा 2019 में और अगला क्वेश्चन आपके रेलवे पूछा 2019 में। ध्वनि की आवृत्ति वी तरंग डेल्टा और चाल बी के बीच का क्या संबंध है? तो आपको आवृत्ति, तरंगदैर्ध्य और चाल के बीच का संबंध बताना है और इसमें जो आपके ऑप्शन दिख रहे हैं वो हो जाएंगे ऑप्शन ए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट सुनाई नहीं देता है। कारण क्या हो जाएगा कि नहीं सुनाई देता है? क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण। ऑप्शन ए आपका सही हो जाता है। आगे ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकती है, क्यों उड़ सकती है? आप लोगों ने देखा होगा कि चमगादड़, उल्लू, ये सब जो अंधेरा होता है, रात होती है, उसमें भी ये लोग उड़ सकते हैं। ये क्यों उड़ सकते हैं ये आपको जानना जरूरी है। कहने से कुछ नहीं, आपको तथ्य बताना पड़ता है कि क्यों कर सकते हैं। क्योंकि वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करती हैं जो उनका नियंत्रण करती हैं। अभी आपको पता चला कि ये वे क्या करती हैं, ये तीव्र तरंगे ध्वनि पैदा करती हैं जो उनका नियंत्रण करती हैं। यही जो चमगादड़ है ये क्या करते हैं, 20,000 हर्ट्ज से भी ज़्यादा अधिक की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं या सुन सकते हैं। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चमगादड़ के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन 15, क्वेश्चन नंबर 15 को आपको ही सॉल्व करना है। मैंने ध्वनि के बारे में बता दिया, कितने ये सुन सकती हैं, कैसे ये रात में चल सकती हैं। अब आपको इसका आंसर खुद ब खुद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर हम आपको लेकर आते हैं 16 पर। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपका आगे आपने ये ऐसे क्वेश्चन को देख लिया है। यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी। दुगुना करने पर ध्वनि की चाल कितनी हो जाएगी? ये क्वेश्चन आपका कह रहा है, तो वो हो जाएगी 332 मीटर प्रति सेकंड। अगर बढ़ाओगे भी तो भी वही रहने वाली है। ऑप्शन बी कह रहा है कि ध्वनि में, वायु में, यहाँ वायु की बात कर रहा है, वायु में अगर ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है, यदि दाब बढ़ाकर दुगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी? तब भी वही रहने वाली है, कोई भी बदलाव नहीं होगा। 332 मीटर प्रति सेकंड आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्न द्रव्यों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। किस में करती है? सबसे तेज यात्रा किस में करती है? स्टील में, वायु में, निर्वात में या फिर जल में? तो ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है। एसएससी ने पूछा है 2011 में ये क्वेश्चन, और फिर ये क्वेश्चन आएगा कि ध्वनि सबसे तेज यात्रा किस में करती है। तो ये आपका सबसे बेसिक हो गया, स्टील में करती है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। बादलों की बिजली की चमक के काफ़ी समय बाद बादलों की गरज सुनाई देती है। इसका क्या कारण है? बिजली जब चमकता है तो पहले चमकने के बाद थोड़ी देर बाद हमें वो गांज सुनाई देती है, उसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण क्या हो जाता है? इसके लिए आपको जो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। क्या है? प्रकाश की जो चाल है वो ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है। तो प्रकाश पहले हमें इसीलिए दिखाई देता है और ध्वनि की जो चाल है वो बहुत अधिक है। ठीक है, तो प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से बहुत अधिक है, तो इसलिए प्रकाश हमें पहले दिखाई देता है, ध्वनि आवाज हमें थोड़ी बाद में सुनाई देती है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है? वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना है ये आपको, आप लोगों ने कितनी बार इसको पढ़ लिया है कि बताने की जरूरत है ही नहीं।
330 मीटर प्रति सेकेंड। 32 भी होता तब भी आप लगा सकते थे, या फिर नियर अबाउट 330 मीटर प्रति सेकेंड। आगे लेकर चलते हैं हम आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, देखिए, किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? किस माध्यम में ध्वनि सबसे तेज चलती है? ठोस, द्रव, गैस और वायु। ये भी क्वेश्चन 2014 यूपीपी सीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है कि किस में सबसे तेज चलती है। तो ध्वनि सबसे तेज किस में चलती है? सबको पता है, ये सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है कि ध्वनि सबसे तेज ठोस में चलती है। आगे चलते हैं, ध्वनि का वेग भिन्न भिन्न माध्यमों में होता है। तो जो ध्वनि का वेग है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में कैसा होता है? तो भिन्न भिन्न माध्यमों में आपके ऑप्शन बी होता है, भिन्न भिन्न होता है, और ठोस में सबसे अधिक होता है। आप लोगों ने यहाँ देख ही लिया होगा कि अलग अलग चीज़ों में अलग अलग इसका ध्वनि होगा। अगर ये गैस में जाएगी तो अलग ध्वनि करेगी, ठोस में रहेगी तो अलग करेगी, वायु में रहेगी तो अलग ध्वनि होगी। मतलब अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके से वेग ध्वनि होते हैं। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। लगभग 20 सेल्सियस के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? क्या कह रहा है? लगभग 20 सेल्सियस के तापमान पर किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक रहेगी? मतलब 20 सेल्सियस के तापमान पर पूछ रहा है कि ध्वनि की गति लगभग कितनी रहेगी और किस में अधिकतम रहेगी? हवा में, ग्रेनाइट में, पानी में या फिर लोहा में? तो जब 20 सेल्सियस होगा तब वो बात कर रहा है। वैसे तो आपको पता है कि ठोस में रहेगी, लेकिन यहाँ बात क्या कर रहा है कि जब 20 सेल्सियस हो जाएगा तब ध्वनि की गति अधिकतम होगी, तब पूछ रहा है। तो आपको बताना है इसका आंसर, और आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लोहा में। तो प्लीज़ अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दिया करो और कमेंट में बताया करो क्लास कैसी लग रही है। क्लास को शेयर करो। हमारे चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को देखते हैं क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से वह कौन सा एक कथन सही नहीं है? तापमान के सही नहीं है, मतलब आपके एक क्वेश्चन होगा, इसमें चारों में से जो सही नहीं होगा, बाकी 3 ऑप्शन सही होंगे। तो मतलब 3 आंसर आपको मिलने वाले हैं। आपकी जानकारी के लिए एक ही ऑप्शन गलत होगा। तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। ऑप्शन ए सही है कि जब तापमान के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है। सही है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता है। ये भी सही है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। ये गलत है। ठीक है। आयाम और आवृत्ति के परिवर्तन पर वायु में ध्वनि का वेग प्रभावित नहीं होता है। सही है। सी वाला आपका करेक्ट नहीं है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वायु में ध्वनि का वेग है। वायु में ध्वनि का वेग है, तो वायु में क्या हो जाएगा ध्वनि का वेग? आपके ऑप्शन डी हो जाएगा, तापमान के घटने पर से घटता है। वायु में ध्वनि का वेग तापमान के घटने से घटता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे चलते हैं। ये आप कर सकते हो या मैं करा देता हूं आपका 25 नंबर। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। सही बात है। रेलगाड़ी के इंजन से निकली भाप पहले दिखाई पड़ती है और सीटी बाद में सुनाई पड़ती है। कारण क्या है? प्रकाश तरंगों की चाल की तुलना में ध्वनि तरंगों की चाल बहुत कम हो जाती है। तो जो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ए तथा आर दोनों सही है इसमें। ये भी सही है, ये भी सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। प्रसव ध्वनियां विमान उड़ते हैं। तो विमान उड़ाते हैं, प्रसव ध्वनियां विमान उड़ाते हैं। तो इसका जो
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ध्वनि की चाल से अधिक चाल से, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आ जाते हैं 27 नंबर पर, वस्तु के वेग तथा उसके माध्यम में एक उन्हीं परिस्थितियों में ध्वनि के वेग के अनुपात को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, मैक संख्या कहा जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। मैक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है, ध्वनि के, जलयान के, वायु के या फिर अंतरिक्ष यान के। इसमें आपके 4 ऑप्शन है और इसमें से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, वायु के। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, 29 नंबर क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया है कि डेसिबल में ये मापा जाता है। किस में? ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ध्वनि या फिर ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है डेसिबल में। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता होती है। साधारण बातचीत की ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? अगर हम लोग साधारण बात करते हैं तो उसकी ध्वनि की तीव्रता क्या होती है? 30 से 40 डेसिबल। साधारण बातचीत के ध्वनि की तीव्रता कितनी होती है? 30 से 40 डेसिबल होती है जब हम लोग साधारण बात करते हैं। आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि ध्वनि की वह विशेषता जो एक मादा ध्वनि को नर ध्वनि से भिन्न करती है क्या कहलाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि मादा ध्वनि से नर ध्वनि को भिन्न करती है वो क्या कहलाती है? तो वो आपके जो ऑप्शन दिख रहे हैं इसमें से आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, तरत्व आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी या फिर पतली हो जाती है? क्या कह आप लोगों को पता है कि महिलाओं की जो ध्वनि होती है वो पतली होती है और पुरुषों की ध्वनि होती है वो मोटी होती है। तो ये किस कारण होती है ये आपको पता होना चाहिए। उनकी आवाज़ कैसे पतली होती है, आपकी कैसे मोटी होती है, इस पर आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आप खुद से पहले इसका आंसर दें जिससे आपको भी क्या हो जाए, आपकी नॉलेज भी बढ़िया हो जाए। तो आप लोगों ने अपना आंसर दे दिया होगा कि आपका सही आंसर इसमें क्या होगा, क्यों होता है ये आप लोग जान चुके होंगे। निश्चित आप लोगों ने अपना आंसर इसमें बता दिया होगा। तो जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तरत्व के कारण, ऑप्शन बी ही आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 33 पर आते हैं। पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की आवाज़ अधिक तीक्ष्ण होती है, क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का क्वेश्चन वही है, आपको केवल यहाँ घुमा रहा है। जब उसने आगे आपको पूछ लिया तो आपको यहाँ केवल उसको आपके क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर रहा है। जब उसने यहाँ 32 नंबर पे दे दिया वही क्वेश्चन कि मोटी और पतली होती है, तो क्या हो गया इसका मतलब कि पुरुष की मोटी होती है महिला की पतली होती है। तो यहाँ जब ऑप्शन हो गया तरत्व के कारण, वही चीज़ यहाँ फिर घुमा रहा है। यहाँ उसने शब्दों में लिख दिया है, मैंने जो बताया था इसके पहले कि पुरुष और महिला की कैसे होती है, वही इसने यहाँ शब्दों में लिख दिया कि पुरुष की अपेक्षा महिलाओं की जो आवाज़ है वो तीक्ष्ण मतलब पतली क्यों होती है, हल्की क्यों होती है। तो वही ऑप्शन आपका क्वेश्चन को केवल इसमें मोडिफाई कर दिया है। आंसर आपका 2 कॉपी वही होने वाला है ऑप्शन डी का। तो आगे ले चलते हैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके, प्लीज क्लास को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें। नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, एक युवक पुरुष की आवाज़ की तुलना में छोटी बच्ची की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है? ये आपको बताना है कि अधिक प्रिय एक पुरुष की तुलना में एक छोटी सी बच्ची की आवाज़ अधिक प्रिय क्यों लगती है। इसका रीजन आपको बताना है कि वो अधिक प्रिय क्यों लगती है।
फटाफट से आप लोग बताएं, क्योंकि इसका जो कारण है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बच्चों की आवाज का तर्क पुरुष की आवाज के तर्क की तुलना में अधिक होता है। वही टू कॉपी है, इसमें कोई लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। 35 क्या कह रहा है, स्त्रियों की आवाज पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है, क्योंकि स्त्रियों की आवाज, वही क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, केवल आपका भाषा घुमा रहा है, और इसमें आपका हो जाएगा कि आवृत्ति अधिक होती है। आपको पता है कि पुरुषों की आवृत्ति अधिक होती है, महिलाओं की कम होती है। केवल क्वेश्चन घुमा रहा है, आंसर आपका टू कॉपी सब वही निकल कर आएगा। आगे देखते फिर 38 नंबर पर, ध्वनि तीव्रता की डेसिबल में वह अधिकतम सीमा जिसके ऊपर व्यक्ति सुन नहीं सकता है। व्यक्ति नहीं सुन सकता है, अधिकतम कितने डेसिबल पर नहीं सुन सकता है, तो जो आपका आंसर इसमें होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 90 डेसिबल। आगे आते हैं 39 नंबर पर, निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है। सबसे ज़्यादा अगर ध्वनि प्रदूषण किसके द्वारा होता है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाएगा, निश्चित है ये हवाई जहाज की उड़ान भरना, क्योंकि इसमें आप गड़बड़ी करोगे, रेलवे जरूर लगाओगे, रेलवे की इंजन, लेकिन जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हवाई जहाज की उड़ान भरना। तो ये आपके लिए, आप निश्चित मुझे लगता है आप रेलवे इंजन को लगाते, हवाई जहाज की उड़ान भरना आप नहीं लगाते, तो इसलिए आपका आंसर गलत हो जाता। आपका सही आंसर यही होगा। और ये 40 नंबर जो आपके क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसका उत्तर आपको देना है। तो क्लास को यही समाप्त करते हैं ध्वनि की। अगर ध्वनि की क्लास अच्छी लगेगी तो आगे आपके लिए एक क्लास और बनाऊंगा ध्वनि के, क्योंकि अभी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन ध्वनि के नहीं हो पाए हैं। तो इसलिए अगर आप चाहोगे तो अगली क्लास आप तक पहुंचेगी। तो प्लीज़ क्लास को अगर लाइक करोगे, कमेंट करके बताओगे, तो ध्वनि की क्लास आपके लिए एक क्लास और बना दी जाएगी। ठीक है, तो फिर हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों वगैरह में। तो फिर आपसे अगले टॉपिक में, अगले क्वेश्चन के साथ में, बहुत ही अच्छी सीरीज के साथ में फिर मिलने वाले हैं। तो अगली क्लास हमारी आप तक पहुंचने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे क्लास की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचती रहे।